हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वैदेही। शाम होने को आई पर वैदेही का कोई कुछ पता ना चला। मोबाइल भी घर पे था तो कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। पूरा घर मानो ठहर सा गया था। 25 सालों से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उसकी आवाज़ हर किसी की ज़िंदगी में दस्तक देती रही थी। किसी की टाई नहीं मिलती, किसी का नाश्ता लेट होता, किसी की दवाई तो किसी का टिफ़िन। हर जुबान पर एक ही नाम, वैदेही वैदेही। सुबह 5 बजने से पहले ही घर से उसकी शोर लहरियाँ बिखर जाती। कभी किसी का जगाना तो कभी किसी का चाय का वक्त। और आज वो नहीं है तो मानो पूरा घर साए साए कर रहा था। वैदेही के पति हार कर पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। अब तक वैदेही की बेटी चारू भी शाम होते होते घर आ पहुंची थी। बेटा अभी और बहू सिमरन पहले से ही मौजूद थे। बेटा की शादी हुआ अभी 1 महीना हुआ था, जबकि बेटे अभी की शादी पिछले साल ही हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में रहता था। सब हैरान परेशान, सबकी जुबां पर एक ही सवाल था, वैदेही कहाँ गई और क्यों गई। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी से कोई अनबन, ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आ रहे थे जिससे कुछ पता चलता। परिवार के सभी लोग इकट्ठा थे, उसी की बातें, उसी की अच्छाइयों को याद कर रहे थे। इतने सालों में कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। सरस बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, पर वैदेही कभी सरस से नहीं झगड़ती। चुपचाप सुन लेती, चुप कर रो लेती। बच्चों को भी बड़े प्यार से पाला, सारी गृहस्थी को, हर रिश्ते को बड़े प्यार से संभाला। कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। पर आज अचानक से जाने क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुँचे वैदेही के पति। पुलिस ने कुछ औपचारिक सवाल पूछे, जैसे कि उनका आपस का कोई मनमुटाव या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई झगड़ा तो नहीं। उसने ना में सिर हिला दिया। वो किसी बुत की तरह खड़े रहे। वैदेही के पति सरस वैसे तो दिन में कई दफ़ा वैदेही को लेक्चर दे देते थे। कभी वजह होती थी और कभी बेवजह वैदेही किसी और के गुस्से का शिकार हो जाती। पर आज वो निशब्द हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। उन्हें आज भी वैदेही पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर करे भी तो क्या। घर में पसरा सन्नाटा उनके मन में विचारों का चक्रवात उठा रहा था। अनायास ही उसके मन में पिछले साल बेटी की शादी से पहले की घटना याद आ गई। उस रोज़ सरस बहुत गुस्से में आ गया था और वैदेही पर हाथ उठा दिया था। बात बस इतनी थी कि सरस के कपड़े प्रेस नहीं थे। बोलते बोलते वह आपे से बाहर हुआ जा रहा था। वैदेही सिर झुकाए, डबडबाई आंखों में आंसू भरे खड़ी चुपचाप सुन रही थी। उसका हाथ उठाना उसे अंदर तक तोड़ गया था। कुछ देर तक वह अपनी हिचकियों को अपने ही गले में दबाती रही, फिर अपनी जख्मी दिल को संभाल कर बोली, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना डरती हूँ। बस ईश्वर ने कुछ जिम्मेदारियाँ दी है, मैं उनके पूरा होते ही मैं आपके जीवन से चली जाऊँगी। उसके शब्द आज भी उसके कानों को सुन्न कर रहे थे। सरस चिल्ला उठा। उसने कहा था वो चली जाएगी, उसने कहा था। उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान हो गए। सबको लगा कि वैदेही के जाने का सदमा लगा है सरस को। धीरे धीरे सब समझ आ रहा था कि उस वक्त वैदेही ने क्या कहा था। तब तो शायद उसके अहम ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, पर आज उसे सब साफ साफ और ठीक से समझ आ रहा था कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो उसे छोड़कर जा चुकी थी। पर उसका अहंकारी पुरुष मन यह स्वीकार करने को तैयार न था। ऐसा कर वैदेही ने उसके अधिकार और अहंकार दोनों को चुनौती दी थी। बेटे अभी की नौकरी पिछले साल ही लग गई थी और शादी भी हो गई थी, और अब 1 महीने पहले बेटी चारू की शादी कर वैदेही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। सरस फिर से चिल्लाए, नहीं वैदेही, तुम नहीं जा सकती। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं खत्म हुई। मेरी जिम्मेदारियाँ कौन लेगा? मैं तो अकेला हो गया, मैं तो तुम्हारे सहारे था। क्यों गई मुझे छोड़कर? आज सरस को एहसास हो रहा था कि वैदेही के बिना वो कितने अकेले हैं। पुरुष रोते नहीं, इस मर्यादा को तोड़ा सरस। किसी अबोध बालक की तरह रो पड़े। दोनों बच्चे सरस को इस तरह रोता देख परेशान हो गए और इसी तरह बैठे अतीत के पन्ने पलटते रहे, वैदेही की बातें याद करते रहे। इसी तरह 2 दिन बीत गया और वैदेही का कुछ पता नहीं लगा। आज पुलिस ने सरस को पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहां से लौटते समय रेड लाइट को एक अनाथ बच्चा मिला जो पैसे मांग रहा था। सहसा सरस का चेहरा उम्मीदों से भर गया। वह उस बच्चे को पैसा देकर बड़ी तेजी से घर की ओर भागे और आते ही कमरे की ओर दौड़ पड़े। सब हैरान थे कि क्या हुआ। सरस अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। एक एक कर सारा सामान उलट पलट दिया। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला, जिसे देखकर ऐसे खुश हुए मानो वैदेही ही मिल गई हो।
उसने एक अनाथालय का पता लिखा था। सरस को याद आया कि कई साल पहले वैदेही ने कहा था कि वो अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, पर सरस ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया था और कहा था, चुपचाप जिस तरह चल रहा है चलने दो और घर गृहस्थी संभालो, इन तमाम के पचड़ों में मत पड़ो, यह सब तुम्हारे बस की नहीं है। वह उन बातों को याद कर आंसुओं से सरोबार हो गए और वैदेही को याद करने लगे। अभी और चारू ने पूछा, पापा क्या हुआ, माँ का पता चला क्या? वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। करीब 2 घंटे बाद सरस का फ़ोन आया। पापा कहाँ हो? पता है हम सब कितने परेशान हो गए हैं। उधर से सरस की आवाज़ आई, बेटा मैं मुंबई जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा, परेशान मत हो। इससे पहले अभी कुछ और पूछता फ़ोन कट गया। उसने फिर से मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। 2 दिन का सफ़र तय कर सरस लिफाफे में लिखे पते पर पहुँच गए। यह पता था मुंबई के एक अनाथालय का। खुशी, घबराहट, डर और जाने कितने भाव उसके चेहरे पर एक साथ आ जा रहे थे। पर सरस की बेचैनी कुछ ही देर की थी, क्योंकि थोड़ी देर में वो ही वैदेही दिख गई। वह कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी जो कि उसी अनाथालय के थे। उसे देखकर सरस का दिल खिल गया, जैसे किसी बच्चे का खिलौना उसे वापस मिल जाए। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर डर के भाव भर आए। पता नहीं वैदेही उसे माफ़ करेगी कि नहीं, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वैदेही की हर सज़ा मानने को तैयार था। उधर वैदेही को जब पता चला कि सरस आया है तो उससे मिलने आई। आज सरस को एक अलग ही वैदेही दिखाई दे रही थी। आज विश्वास से भरी हुई, हर कदम निडरता से उसकी ओर बढ़ रहे थे। आते ही वैदेही ने कहा, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब यही मेरा घर है और मेरी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी। पूरे 25 साल इंतज़ार किया है मैंने यहाँ आने के लिए। सरस मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ वैदेही, और इतना लंबा इंतज़ार तुम ही कर सकती हो। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे इस जज्बात की न तो कभी कदर की, न कभी समझा, पर अपने सपने की इस बीज को तुमने 25 साल अपने दिल में जिंदा रखा। वैदेही, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। वैदेही बीच में ही बोली, सरस, मैंने आपके बच्चे की अच्छी परवरिश की और उनकी शादी, नौकरी, सब कुछ पूरा किया। अब यह मेरी ज़िंदगी है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सरस मुस्कुराते हुए बोले, जानता हूँ, पर इस अनाथालय में मुझे भी रहने की मंजूरी दे दो, क्योंकि आज तुम्हारे बिना मैं भी अनाथ हो गया हूँ। मैं भी यहीं रहूँगा। यह कहते कहते सरस का चेहरा आंसुओं से सराबोर हो गया। उसको रोता देख वैदेही की आंखें भी बरस पड़ी। सरस ने अभी को फ़ोन कर बताया, तुम्हारी माँ मुंबई में है, मैं भी यहीं हूँ, परेशान मत होना, हम दोनों अब यहीं रहेंगे। तुम सब अपनी ज़िंदगी जियो, जब मन करे मिलने आ जाना। हम दोनों मिल गए। यह सुन अभी खुश हुआ। अब सरस और वैदेही दोनों ही उस अनाथालय में रहने लगे और बच्चों की सेवा करने लगे, जो कि वैदेही हमेशा से चाहती थी, पर परिवार की जिम्मेदारी और सरस के गुस्से की वजह से कभी ना कर पाई। क्योंकि सरस हमेशा कहते कि घर की जिम्मेदारी तो पूरी होती नहीं, उनका भला क्या करोगी, तुम्हारी बस का नहीं कुछ, और वह मन मार के रह जाती। पर मन ही मन उसने फैसला ले लिया था। आज वैदेही के साथ दोनों थे, उसके सपने भी, उसके अपने भी, और यह सब मुमकिन हुआ वैदेही के साहस और विश्वास की वजह से।